अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे MQM की जानिब से जो एहतजाज किया गया कल, उस एहतजाज पर कराची पुलिस जो है उसकी जानिब से लाठी चार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में एक शख्स की जान चली गई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो MQM का कारकुन था। और अब इस मामले के ऊपर जो दोनों फरीक हैं, सिंध हुकूमत और MQM, दोनों की जानिब से मुख्तलिफ तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। अब MQM है वो ये कहती है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और हम सिर्फ जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे वज़ीर आला हाउस के सामने, जबकि वज़ीर आला सिंध और जो बाकी सूबाई वज़रा हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इनको रेड जोन जाने से मना किया गया था, वहाँ पर PSL चल रहा है, तो टीमें जो बाहर से आई हुई हैं, जो बाहर से खिलाड़ी आए हुए हैं, वो उन होटल्स में जो वज़ीर आला हाउस के इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। इसलिए ये बड़ा गलत हो जाता अगर इनको वहाँ पर जाकर एहतजाज करने दिया जाता, या फिर इसकी आड़ में कोई दहशत गर्दी का वाक़या भी हो सकता था, इसलिए इनको जाने से मना किया गया था। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि जो ख़वातीन और बच्चे बुज़ुर्ग जो भी मौजूद था उस एहतजाज के अंदर, उस रैली के अंदर, उसके ऊपर उन पर लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में एक MQM का कारकुन जाँ बहक हो गया। इसको पुरअमन तरीके से क्यों हल नहीं किया गया इस सारे मामले को, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 7th एडिशन की, जिसका आगाज़ आज से हो चुका है। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसके बाद अब कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स जो दिफाई चैम्पियन हैं ये आमने सामने हैं। और इसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं कि ये शुरू होने से पहले ही कुछ खिलाड़ी जो हैं वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। तो कितना असर कर सकता है कोरोना, दुआ हमारी यही है कि बाकी खिलाड़ी जो हैं वो इससे महफूज रहें। आज इनका पॉजिटिव आया है, वो जल्द से जल्द सेहतियाब होकर टीमों को ज्वाइन करें। दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। हमारे मेहमानों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MN किसान तहरीक इंसाफ के। इस्माइल राहू साहब सूबाई वज़ीर सिंध हैं पीपल्स पार्टी के, और रेहान हाशमी साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस्माइल राहू साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सर, MQM पाकिस्तान ये कहती है कि हमारा जो एहतजाज था वो पुरअमन था, हम पुरअमन तरीके से जाकर वज़ीर आला हाउस के सामने सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, तो फिर उनके ऊपर इस तरह से तशद्दुद, इसकी क्या वजह बनी सर कि हालात इतने कशीदा हो गए? देखें, हमने कभी भी पुरअमन हम समझते हैं एहतजाज करना तमाम सियासी जमायतों का वो सियासी तौर पर पुरअमन एहतजाज करे, किसी सूरत में पुरअमन एहतजाज से कभी हमने ब्रेक डाउन नहीं हम चाहते हैं, नहीं हमारा मकसद है। ये जो सर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है मेरी? दोबारा से राब्ता करते हैं आपसे ताकि आपकी लाइन ठीक हो जाए। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर वज़ीर आज़म ने अब इस मामले का नोटिस ले लिया है, रिपोर्ट भी तलब कर लिया है सेक्रेटरी दाखिला से और IG सिंध से, और ये कहा गया है कि जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर वाकई में अब कुछ होगा या फिर सिर्फ ये एक नोटिस की हद तक महदूद रहेगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया, और दोनों पार्टिसिपेंट को मेरा सलाम। देखिए, मसला ये है कि एहतजाज करना ये एक जमहूरी और अखलाकी और शरन फर्ज होता है किसी भी पार्टी के लिए, अगर वो पुरअमन रहे, और उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि अभी ऑपोजिशन जो है वफाक के फैसलों के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही है, हम उनसे भी यही कहते हैं कि अगर आप पुरअमन रहेंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप अपना एहतजाज करें, रैलियाँ निकालें, जलसे करें। बिल्कुल इसी तरह कराची के अंदर, सूबे सिंध के अंदर इस वक्त एक प्रॉब्लम चल रहा है कि एक बिल जो कि बल्दियाती बिल है, उस बिल के अंदर तरमीम की गई है, और उस तरमीम के खिलाफ इस वक्त जो पार्लियामेंट, सूबाई पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें वो, और जो पार्लियामेंट से बाहर हैं जितनी जमातें, वो सब एहतजाज कर रही हैं कि ये बिल जो है, जिसको काला कानून कहा जा रहा है, ये वो बिल है कि जिसके अंदर था आपने शेर के मुंह से दांत निकाल कर और उसको कहा है कि जी अब आप शेर हो, तो कैसे हो सकता है? आपने मेयर की सारी ताकत ले ली, आपने नाज़िमों की सारी ताकत ले ली, तो इसके खिलाफ एक एहतजाज है। और जो एहतजाज हम अभी तक कर रहे थे, जिस पे तमाम पार्टियां मिलकर भी कर रही हैं, और
तो वो हम पुरअमन ही थे, ये भी पुरअमन एहतजाज था और ये बिल्कुल हक है हर सियासी जमात का। अगर उस पुरअमन को पुरतशद्दुद किसने बनाया? देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी PSL शुरू हो रही थी और लोग क्रिकेट प्लेयर्स मौजूद थे और सब कुछ था, तो वो यकीनन सेफ थे, वो अपने होटल्स के अंदर ठहरे हुए थे और वहां पर उनको सिक्योरिटी का भी इंतजाम था। बाहर एक एहतजाज हो रहा था जो पुरअमन था, उसको पुरतशद्दुद करके PSL के खिलाड़ियों को भी खतरे में डाला और खुद भी मतलब ये कि एक पार्टी के वर्कर्स को और उनके मुंतखब लोगों को जख्मी किया, एक कारकुन जो है वो शहीद हो गया। तो इसको खराब किसने किया? देखिए, मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, अक्सर आपके दूसरे चैनल्स के प्रोग्रामों में भी ये बात करता हूँ कि जब तक आप टेबल पर राय कर बात नहीं करेंगे, जब तक आप पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि ये तरमीम थी, इसके अंदर आपको राय लेनी चाहिए थी और जो पार्टियां थी वो अगर कोई अपनी राय देती हैं, कोई ऑब्जर्वेशन देती हैं, उनको सुनना चाहिए तो चाहिएगा। ये कहते हैं कि जी हमारे पास अददी अक्सरियत थी जिसके बुनियाद पे ये हमारा हक है कि जी हम इस बिल को पास करें क्योंकि हमारा इख्तियार है। तो यही फार्मूला तो फिर वफाक में होता है, तो उसके खिलाफ आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अगर वफाक ने कोई बिल पास कर लिए हैं तो वहां पे भी तो अददी अक्सरियत की वजह से ही पास हुई ना। तो वहां पर जब कोई तरामीम हुई, वहां पे कोई अमेंडमेंट्स हुई है, तो आप उसके खिलाफ तो कहते हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे और अपने यहाँ कहते हैं कि नहीं हम एहतजाज नहीं करने देंगे, हम आप पे लाठियां चलाएंगे, हम आप पर आंसू गैस चलाएंगे, हम आपके कारकुनों को शहीद करेंगे, हम आपके MPs MNAs को घसीटेंगे, खवातीन को मारेंगे, एक की आंख जाया हो गई। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं सर, तो ये एहतजाज बराए एहतजाज था या फिर ये इसलिए एहतजाज किया जा रहा था कि सिंध हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो बल्दियाती कानून के ऊपर ऑपोजिशन जमातों से बात करने के लिए तैयार हो? अच्छा देखें, ये एहतजाज बड़ा एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज था कि जी इसके अंदर का आप जो आपने तरामीम की है उसको उसको बेहतर करे, उसके लिए बैठे और उस तरामीम को वापस लेकर उसको असली सूरत में बल्दियाती से निजाम को असली सूरत में बहाल करें। ये इसके लिए, और ये खत्म नहीं होगा। देखिए, ये एहतजाज अब तो और ज्यादा मजीद तेज हो जाएगा, अब इसके अंदर और मजीद शिद्दत आएगी, इसलिए कि इसको आपने खुद जो है इस एहतजाज को जो है दूसरा रंग दे दिया है। मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादती हुई है इस वक्त एक पुरअमन माहौल को खराब करने में। इस वक्त की सूबाई इंतजाम जो थी उसने अपना किरदार अदा किया है। वो किसकी एमा पर किया है, ये अब जो तहकीकात होंगी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है, तो उसके बाद जो भी होगा मैं वो परजोर अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, पार्लियामेंट में भी करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी उनसे, कि इसको मतलब जो है मनकती जो इसे अंजाम तक जो है इसको पहुंचना चाहिए, सिर्फ तहकीक की हद तक ना रहने। इस्माइल राहू साहब, आपने ज्वाइन कर लिया हमें। सर, पुरअमन एहतजाज था, ये अपोजिशन जमातें भी अब यही कह रही हैं, तो फिर क्यों जरूरत पेश आई तशद्दुद करने की? देखें, ऐसा सबसे पहले अगर हम पुरअमन एहतजाज के खिलाफ होते तो आप मुझे बताएं, जमायत इस्लामी वाले कितने दिन से एहतजाज कर रहे हैं, कितने दिन से बैठे हुए हैं? कभी भी एक पुलिस वाला भी वहां गया है? हमने भेजा है कोई जाके, हमने किसी को गिरफ्तार किया है, कोई हमला क्या हो, कोई रेड क्या हो? बल्कि नेगोशिएशन हुई है, गुफ्तगू शनीद हुई है, डायलॉग हुआ है, कई मरतबा हमारे वज़रा वहाँ गए हैं, उनसे बातचीत हुई है। ठीक है, वो बातचीत कहाँ मटेरियलाइज होती है नहीं होती है, लेकिन हमने अपने तौर पर कोशिश की है उसको बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए, गुफ्तगू के जरिए उस मामले को अगर कोई संजीदा इशू है उन मामलात में तो हम हल करेंगे। पुरअमन एहतजाज अगर होता तो बिल्कुल ही हमारी तरफ से कोई आप रोज एहतजाज होते हैं, कोई ये पहली मरतबा एहतजाज हुआ है क्या? कराची के अंदर भी होते हैं, उसके अलावा आप देख लें कि दूसरे जो तो सर आप ये कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज नहीं था ये? नहीं, अगर आप कह रहे हैं, देखें, आप कह रहे हैं कि आप आए हैं, पहले बताया गया कि जी हम प्रेस क्लब जाएंगे, फिर अचानक पुलिस को रोकने के वहाँ हाई अलर्ट था, वहाँ सिक्योरिटी अलर्ट थी पहले ही। वहाँ PSL के जब कमिश्नर साहब गए हैं, उन्होंने जाके इनको कहा है कि आप खुदारा थोड़ा हट जाएं इस एरिया से, यहाँ इंटरनेशनल हमारा क्रिकेट बड़ी मुश्किल से जाके बहाल हुआ है, PSL चल रहा है, वहाँ खिलाड़ी रह रहे हैं, आप 6 बजे उनको निकलना है, आप हट जाएं यहाँ से। तो उनकी बात नहीं सुनी गई, कोई नहीं रिस्पॉन्स किया गया। तो हम पुरअमन एहतजाज का, फिर दूसरी बात ये जब बात करते हैं कि जी पार्लियामेंट के अंदर और ये असेंबली पार्लियामेंट में नहीं, ये तमाम जमायतें, ये PTI
वहाँ सिंध असेंबली में मौजूद है, मुत्तहिदा सिंध असेंबली में मौजूद है, GDA सिंध असेंबली में मौजूद है, ये जमायत इस्लामी सिंध असेंबली में मौजूद है। जब बिल पेश हुआ, पहले इन्होंने जो एतराज़ात किए, 2-3 एतराज हमने इनके इनकारपोरेट किए, उनको हमने एडजस्ट किया। उसके बाद भी अगर कोई एतराज था, ये कह रहे हैं कि वफाक के अंदर एहतजाज किया ना, वफाक के अंदर हमने बिल्कुल एहतजाज किया, वो हमारा हक था पार्लियामेंट के अंदर भी। लेकिन जब बिल पेश हुआ पास होने के लिए, तो आपने देखा होगा कि जब तरामीम हमारी तरफ से पेश की गई, उसमें जब हमारे चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने तरमीम पेश की थी, जब वो तरमीम उठी तो उसने वो पेश किया, उस पर उसके लिए आर्गूमेंट किया, उसके लिए दलाइल दिए, उस पर तकरीर की, ठीक है। अक्सरियत के जोर पे आपने वो तरमीम रद्द कर दी, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप वहां जाके कह रहे हैं कि मेजॉरिटी के पे आप जो वफाक में दोष कर दें, जबरदस्ती इम्पोज करें, वो आप उसको नहीं कहते। सिंध में कह रहे हैं कि जी ये जो अक्सरियत के बुनियाद पे, यहाँ तरमीम अव्वल तो उन्होंने कोई तरामीम पेश नहीं की, कुछ तरामीम जब असेंबली में बिल आया तो उन्होंने पेश की। तो जब क्या होता है कि अगर ये इस बात पे संजीदा होते हैं, तो जब असेंबली के अंदर तरामीम स्पीकर ने उठाई, रेज की कि जी फलाने MPA की फलानी तरमीम है, तो उस वक्त ये उस तरमीम पे बात नहीं करते, उस पे नहीं आते, अपनी डेस्क पे बात नहीं करते, धावा बोलते हैं, स्पीकर पे धावा बोल देंगे, वेरी बेंच पे धावा बोल देंगे, चीफ मिनिस्टर पे हमलावर हो जाएंगे, गोड़ करेंगे, शोर करेंगे। अरे भाई कानूनी तरीके का है ये कितनी करेंगे, दादी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। आपने जो तरमीम पेश की है, स्पीकर बार बार कह रहा है कि भाई ये फलानी आपकी तरमीम में फलाना MPA, तो कोई नहीं उठता, कोई नहीं बात करता उस पर, जब वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि उस तरमीम पे कोई बात हो, कोई आर्गूमेंट हो। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि सिंध असेंबली में आकर ये जिसकी बेस पर एहतजाज किया जा रहा है, जिन चीजों के लिए, उस पर बात नहीं की जाती, बल्कि बाहर एहतजाज किया जा रहा है। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, स्पीकर ने कितनी मरतबा बुलाया, कितनी मरतबा आवाज दी कि भाई फलाने MPA की, चाहे वो मुत्तहिदा की तरफ से तरमीम हो, PTI की तरफ से हो, किसी भी अपोजिशन के MPA की, अगर उसने उठाया है, कोई रेज किया है, कोई आर्गूमेंट किए, बिल्कुल नहीं। वो क्या करते हैं, असल में इनको ये नहीं है ना, ये अगर उस पे कौन सी ऐसी चीज है जो पहले इस बिल में नहीं रही। जब जो यही सब जमायतें थी जो मुशर्रफ के दौर में जब बलदियाती इलेक्शन हुआ, तो उसमें कौन सी चीजें ये शामिल थी, तो नहीं है इसमें। तो ये हम तैयार हैं। ठीक है, रेहान हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनकी तरफ मैं जाती हूँ। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, आप सुन रहे हैं इस्माइल राहू साहब की बात, वो कह रहे हैं कि सिंध असेंबली में जब कहा जाता है कि अपनी तरमीम आप पेश करें, उनके ऊपर बात करें, उस वक्त कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता, और कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है। देखें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि यकीनन मुझे मालूम है कि जब आपको किसी चीज पर एतराज होता है, जैसे अभी इन्होंने कहा जी बिलावल साहब को एतराज था, वफाक में उन्होंने उठाई बात, तो यकीनन हमारी तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से सिंध असेंबली में भी उठाए गए नकात। लेकिन आपने 2 मिनट के अंदर अंदर बिल पास कर दिया। आप वो सूरत हाल तो देखें कि आपने अचानक बिल लाए, तरामीम लाए, उसको पास कर दिया, किसी को मौका ही नहीं दिया आपने बात करने का। और उसके बाद जब आपने पास कर दिया, तो फिर अब वो सूरत हाल डिफरेंट हो गई कि जी अब वो एहतजाज पे चले गए, अंदर भी एहतजाज किया और अब रोडों पर भी एहतजाज है। तो ये मैं यही तो कहता हूँ कि जी आप पहले उस पर थोड़ी बातचीत करें, उसको लेकर। इन्होंने आज तक तो कोई कमेटी भी नहीं बनाई हुई। आप इनसे पूछे ना कि कितनी कमेटियां हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने बनाई है, कि कौन सी अपोजिशन को अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दे दी है, कौन सी कमेटी की है, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान। सर ये बताइएगा कि ऑपोजिशन जमातों से कोई मुज़ाकरात हुए हैं, बलदियाती कानून पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑपोजिशन के, उनसे मुतालिक कोई मुज़ाकरात हुए हैं अभी तक? क्योंकि बहुत से रहनुमा पीपल्स पार्टी के वो टीवी शोज में हमें यही कहते हुए नजर आते हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या कोई मुज़ाकरात हुए हैं? नहीं, कोई नहीं है। देखिए, इन्होंने मुज़ाकरात कर रहे हैं ये जमात इस्लामी के साथ। अब मुझे एक बात बताएं कि जमात इस्लामी के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जब वो भी ये कह, उनके साथ भी अभी तक इनके मुज़ाकरात क्यों नहीं कामयाब हुए? अगर इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये उनको बताते होंगे ना कि जी हमने ये बिल लाया, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, तो वो फिर क्यों कामयाब नहीं हो रहे? वो उसके बावजूद कहते हैं नहीं जी ये काला कानून है, जब तक ये खत्म नहीं होगा हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे। वो तो धरने पे भी चले गए, समझे ना। तो
बैठे हुए धरना देके। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें चीजों को अगर आप बेहतरी की तरफ लेके जाएं, मिसाल तो बनते थे, कहते कि देखे वफाक ने जो है बुलडोज किया, लेकिन हमने सिंध के अंदर हमारी हुकूमत थी, हमने वहाँ पर पूरा मौका दिया है और हमने बातचीत के जरिए, आर्ग्यूमेंट्स के जरिए हमने चीजों को सही किया है। अब वहाँ पर भी आप ये कहोगे कि हमारे पास अक्सरियत है, हमारी अक्सरियत, हमारा राज, तो फिर तो आपको वफाक के ऊपर एतराज करने की जरूरत नहीं ना। फिर आप वहाँ पर कहें कि जी ठीक है आपने वहाँ पे पास किया है, हम यहाँ पास कर लेते हैं, हम ना कोई एहतजाज कर रहे हैं, आप ना वहाँ पे आप कह रहे हो 27 मार्च से हम वो निकालेंगे, रैलियां निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, जो पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। ठीक है। रेहान हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रेहान हाशमी साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर जो कल हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था, इस तरह का वाकया नहीं पेश आना चाहिए था। लेकिन ये भी इत्तलात आ रही थी कि वज़ीर आला हाउस के सामने जाना प्लान में शामिल नहीं था, बल्कि अचानक से फैसला किया गया कि वज़ीर आला हाउस जाया जाएगा, और उससे पहले मुज़ाकरात भी हुए और ये कहा गया MQM की क़यादत और जो कारकुनान मौजूद थे कि आप लोग यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि इर्द गिर्द जो होटल्स मौजूद हैं उसके अंदर खिलाड़ी हैं जो बाहर से आए हुए हैं PSL के लिए। तो सर ज़रूरी था वज़ीर आला हाउस जाना, या फिर जो पहले प्लान था प्रेस क्लब के तक जाने का उस तक रहा जा सकता था और इस तशद्दुद के वाक़े से बचा जा सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज सिंध के अंदर तकरीबन तमाम जमातें जो कि इस्लाहात चाहती हैं, लोगों को रूट लेवल पर डेमोक्रेसी देना चाहती हैं, एहतजाज के मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से एहतजाज कर रही हैं। और वही बयानिया जो कि MQM पाकिस्तान साल साल से कहती आ रही है, बल्दियाती इदारों के हवाले से, डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से, 18वीं तरमीम को डिसेंट्रलाइज करने के हवाले से, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मुनसिफाना तकसीम और उसकी मीटिंग कॉल करने के हवाले से वही बयानियाँ रिपीट कर रही हैं तमाम जमातें। और उसी तनाजुर में MQM पाकिस्तान ने अपनी एक पुरअमन रैली का एहतमाम किया, और उस पुरअमन रैली को ऑन द वे CM हाउस के पास, जो मेरे पास मालूमात हैं, जो मेरे पास वीडियो एविडेंस हैं, और जो MQM रहनुमाओं के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कन्वर्सेशन और स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला हाउस के ऊपर रुके थे, दरवाज़े पर रुके थे, बातचीत हुई, पीछे हट गए और वहाँ पर कहा गया कि नमाज मगरिब के बाद रवानगी होगी जो हमारी डेस्टिनेशन थी। इसी दरमियान में मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ पीपल्स पार्टी के वज़रा से गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी हुआ, और यकायक इसी दरमियान में अगर आप मीडिया के, क्योंकि सारे लोग थे और मुतासरीन में से मीडिया के भी लोग, शेल तो आपके लोगों ने भी खाए हैं मीडिया के, वो एविडेंट है, वो तमाम जो चीज़ें मौजूद हैं कि यकायक शेलिंग शुरू हुई, लाठीचार्ज शुरू हुआ विदाउट अल्टीमेटम, और वो चीज़ तहस नहस कर दी गई। क्या वॉर जोन में गए थे हम, या अपने सूबे के वज़ीर आला के पास गए थे? और अगर गए थे तो उसमें पार्लियामेंटेरियंस, एक्स पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, पुरअमन लोग मौजूद थे जो कि नाराज़ हैं आपसे, शदीद नाराज़ हैं, जो एक मैंडेट रखते हैं आपसे, अब इजहार बरहमी के लिए गए थे। जमहूरियत का नाम इसी का है ना कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी तरामीम लेकर आएँ, वहाँ पर जो गुफ्त शनीद होती है, डायलॉग का सिलसिला हो, उसके अलावा लिटिगेशन की तरफ जाएं, यानी कि कानूनी चाराजोई की तरफ जा सकते हैं आप। और तीसरा रास्ता ये है कि आप अपने लोगों के साथ एहतजाजी रैली का एहतमाम करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, सड़कों पर आएँ, यही तरीके हैं ना। और वो पुरअमन एहतजाज, हम ये तीनों चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज को इस तरह यूज़ ऑफ फोर्स के ज़रिए सबोताज किया गया, और बदकिस्मती ये है कि इजहार अफसोस के बजाय आज मैंने सुना कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ डायलॉग्स वज़ीर आला सिंध की तरफ से कुछ बातचीत हुई है, और उन्होंने अश्योर किया कि इसके ऊपर कमेटी बनाएंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रेहान हाशमी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना क्या पहले से प्लान में मौजूद था? इंतजामिया को मालूम था इस प्लान का कि आपने वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना है, या फिर अचानक से ये प्लान बना उधर जाने का? देखिए, तो रूट है ना, अगर आप शारा फैसल से जा रहे हो तो वो तो रूट में पड़ता है। जब अथॉरिटी सामने मौजूद हो, जिसके हाथ में इख्तिदार हो, जिसके हाथ में फैसला करने का इख्तियार हो, और वो कोई वॉर जोन नहीं है, हमारे सूबे का वज़ीर आला है, और हम पुरअमन तरीके से अगर गए हैं और वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस गए हैं, एक्स पार्लियामेंटेरियंस और सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, तो बातचीत करने से कौन सी इज्जत ख़राब होती है? आपने तो ये रवैया अख्तियार करके
ये शो करने की कोशिश की कि आप पावरफुल हैं, आपके पास तमाम हथकंडे हैं, आपके पास इक़्तिदार है, आप अपने इक़्तिदार के और ताकत के नशे में चूर होकर जो दीगर हैं उनको पैर से मसल देंगे। ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मीडिया के फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें लोग जा रहे हैं, वो शेलिंग के बाद बेहोशी के आलम में है, नीम बेहोशी के आलम में है, और उसको जाते हुए उनको मारा पीटा जा रहा है, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक और बात कहता चलूँ कि जिस बेदर्दी से सिटिंग मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली को जिस बेदर्दी से जदोकोब किया गया, जिस तरह ज़ख्मी किया गया, जिस तरह मुंह पे थप्पड़ मारे गए, ये पूरी सूबाई असेंबली के मुंह पर थप्पड़ है। ये तो मेरा ख्याल है कि सिटिंग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं सूबाई असेंबली के, सिंध गवर्नमेंट के, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या किया है आपने, क्या ये इसके ऊपर आप एक्शन लेंगे। और दीगर तमाम चीज़ें, जो लोग शहीद हो गए, जो शदीद ज़ख्मी हैं, जो आपसे मजीद मुतनफ़िर हो रहे हैं, पूरे सिंध ने देखा ये चीज़। मेरा ख्याल है कि इसको डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए था। ये तरीक़ाकार अगर अडॉप्ट किया गया है निचली सतह पर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सख्त तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बिलावल भुट्टो साहब ने इस बारे में एक बात की है, वो ज़रा सुनवा देते हैं अपने नाज़रीन को, उसके बाद आएंगे इस्माइल राउत साहब से इस बारे में बात करेंगे। सुनवाइएगा ज़रा जी। कुछ MQM टाइप ऐसे लोग हैं जो उन जैसे बनना चाहते हैं, उनको अपना काम करने दे, साजिशें पकाने दे, वीडियोस बनाने दे। आपने अपने काम से काम रखना है। जी इस्माइल राउत साहब, बिलावल भुट्टो साहब ये क्या कह रहे हैं कि MQM टाइप साजिशी कुछ लोग बनना चाहते हैं। आपको इस एहतजाज में साजिश कहाँ पे नजर आ रही है सर? इसलिए हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा होते, जैसे अभी बात की गई कि आप चेक करा ले, अगर एक भी तरमीम इन्होंने सिंध असेंबली के दौरान, फिर ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक मरतबा बिल पास हुआ है, फिर इन्होंने तकाज़ात किए, हमारे चीफ मिनिस्टर इनके गवर्नर के पास गए हैं, बातचीत हुई है, जो चीजें एतराज़ात उठाए गए वो हमने हर दूसरे मरतबा जब बिल गवर्नर से वापस आया, दोबारा कैबिनेट से अप्रूव करके असेंबली में आया, तो 2-3 चीजें उसमें वो की गई जो अपोजिशन की तरफ से तजावीज दी गई थी, जो कि हम उन पे मुतफिक नहीं थे। हम समझते थे कि ये सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने कि चलो ठीक है, ये अपोजिशन की राय, उनको हमें अकोमोडेट करना चाहिए। उसके बाद फिर जब असेंबली में आया तो बिल अचानक नहीं आया, बिल तो आना था, उनको पता था, उन्होंने तरमीमें भी कुछ पेश की। अगर अचानक आया तो आपने तरमीमें पेश कैसे की? लेकिन तरमीम के वक्त ये दावा बोल जाए, इन्होंने कोई तरमीम नहीं उठाई, बात नहीं की। दूसरी बात, जब हम समझते हैं कि अब इमरान खान की हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत के जाने का वक्त आया है, इस वक्त बैटल फील्ड इस्लामाबाद है और कराची काफी अरसे से पुरअमन रहा है, उस पर डाइवर्ट करना, सारे इश्यूज को कराची के अंदर डाइवर्ट करना, कराची के अंदर पुरतशद्दद उसको बनाना, ये एक सोची समझी साजिश है। फिर उसकी तरह फिर ये कराची को और पूरी सिंध को मैं समझता हूँ पुरतशद्दुद ये बना कैसे? वहां पर पुलिस ने आके लाठी चार्ज किया, शेलिंग की। जो सॉरी मैंने कहा पुरतशद्दुद बना किस तरह से कल का एहतजाज? रेहान हाशमी साहब या आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम भी वो टीवी पर देख रहे थे। हम लोग एहतजाज करने के लिए आए थे, कोई धरना देखने के लिए नहीं आए थे, तो फिर अचानक से पुलिस के इस्तेमाल की, तशद्दुद के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पेश आ गई? वज़ीर आला साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, जो भी जिम्मेवार होंगे। अब देखें, अगर एमपीए साहब खुद लाठी लेके हाथ में पुलिस वालों को मारेंगे तो फिर तो ये और फिर इसकी तहकीकात होगी, ये सब हकायक सामने आएंगे कि किसने एग्रेशन किसकी तरफ से हुई, किसने जो है पहल की उस सारे सिलसिले में। लेकिन मैं समझता हूं कि ये खुद कराची और पूरी सिंध के खिलाफ, कराची बशमूल कराची पूरी सिंध में अमन अमान के खिलाफ साजिश है। ये चाह रहे हैं कि फिर उसी तरफ हम इसको धकेलें और फिर वो लिसानी फसादात कराएं और कराची के अमन को और कराची के लोगों को फिर जो है उसी सियासत की तरफ ले जाए जो की सियासत कराची के शहरों ने भी मुस्तरद कर दी है। अब उनको पता है कि हमें ऐसे ये सब जो आपस में लड़ रहे हैं, ये इनकी आपस में रसाकशी कराची के लिए चल रही है। वो क्या समझ रहे हैं कि हमसे वो न लीड ले जाए, वो समझ रहे हैं कि हमसे वो लीड न ले जाए, उनको सपोर्ट न मिल जाए, उनको सपोर्ट न मिल जाए। तो ये तो इस तरीके से तो नहीं होगा। अगर संजीदा है इस मामले में बलजाती, तो हम तो बातचीत करने के लिए पहले भी तैयार थे, हम असेंबली में भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, हम तो हर वक्त तैयार हैं।
सर समझ नहीं आती ना, आप लोग आकर कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ऑपोजिशन जमातें, जो भी ऑपोजिशन जमातों का नुमाइंदा हमारे प्रोग्राम में आता है वो कहता है कि हमसे तो कोई बात नहीं कर रहा। रेहान हाशमी साहब, बार बार पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, बल्दियाती कानून में जो तरमीम करवानी चाहती है उनके ऊपर बातचीत हो सकती है। तो फिर सर क्या वाकई में अभी तक कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं? देखें, मेरी मालूमात के मुताबिक जब टेबल किया जाता है और ये जब हुआ बिल, इसमें तरामीम जब टेबल की गई तो शोर शराबा के दरमियान में इन्होंने फौरी तौर पर उसको पास करा लिया। ये शायद फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में कुछ दिनों पहले कुछ इस तरह के बिल मंजूर हुए थे जिस पे इन्होंने तरामीम नहीं दी थी, जिसके ऊपर इनको शायद मौका ना मिला। उस बुनियाद पर इन्होंने सिंध असेंबली के अंदर जो पॉइंट्स डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि इन्होंने रिएक्शन के तौर पर वो बिल मंजूर कराया। अच्छा, मैं फिर खुद गवाह हूँ क्योंकि एक मोटी थप्पी कई 100 पेजेस पर मुश्तमिल, मैं वज़ीर बल्दियात के दफ्तर में जाकर उसको सबमिट करने के लिए हम गए थे। मेरे साथ 2-3 MPs मौजूद थे और उसकी तरामीम के हवाले से, तजावीज़ के हवाले से वो तमाम जो डॉक्यूमेंट थे वो हमने जमा कराए थे और राब्ता भी करने की कोशिश की गई थी। उन दिनों में वज़ीर बल्दियात मौजूद नहीं थे। MQM इस बात पे यकीन रखती है कि तरामीम जो की गई है 2013 के कानून में वो इंतहाई गैर मुनासिब है। उसकी वजह यह है, देखें बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, जो रीज़न है वो ये कि कराची जिस तरह रेवेन्यू जनरेट करता है, अब मैं कराची की बात करता हूँ तो कराची में तो मेरे सिंधी भाई, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हज़ारेवाली, तो तमाम लोग रहते हैं ना। मैं कराची की जब बात करता हूँ मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि मैं महाजिरों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गली के अंदर एक अगर किसी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के घर में पानी नहीं आ रहा तो उस गली में रहने वाला दीगर कौमियत के लोग भी तो मुतासिर हो रहे हैं। हम तो कराची या अर्बन सिंध की बात कर रहे हैं। लसानियत की मतलब लसानियत की बात किधर हुई है? लसानियत की बात ना करें बराए मेहरबानी। आप अर्बन सिंध की बात करें जिसके डायनेमिक्स चेंज हैं, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। यहाँ पर मुलाजमत पेशा सिंधी भी उतना ही टैक्स दे रहा है जो कोई वडेराना सोच रखने वाला जो कि इस्तेहसाल कर रहा है बुनियादी तौर पर। अगर हम यहाँ पर मेयर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं तो उस मेयर के इख्तियारात मिलने से सिंध का कोई भी मेयर होगा, किसी भी शहर का मेयर होगा, वो मुस्तफीद होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगी। ये एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट को तकलीफ है बुनियादी तौर पर डिसेंट्रलाइजेशन करने से, रूट लेवल डेमोक्रेसी से। क्योंकि अगर आप रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा। आपको साम्राज्य निज़ाम हुकूमत, तर्ज हुक्मरानी से अपने आप को अलहदा करना पड़ेगा। जबर और जुल्म की हुक्मरानी से आपको पीछे हटना पड़ेगा। लोगों को की राय दही को आपने मलूज़े खातिर रखना होगा, चाहे वो एक इस्तेहसाल ज़दा सिंध में कोई हारी हो या अर्बन सिंध का कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का कोई शख्स हो। आपको लोगों की बात सुननी होगी। देखिए, पॉलिटिकल डायनामिक्स अर्बन सिंध के टोटली तब्दील है। यहाँ पर मैंने MPA के कोऑर्डिनेटर्स को जी देखें, अभी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है कि शायद डायलॉग नेगोशिएशंस शुरू होने को जाएंगी और मैं समझता हूं कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर सिंध गवर्नमेंट संजीदगी के साथ, अब देखें वो पुराना वक्त हो गया कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक कल्चर चला आ रहा है। बीबी शहीद के खिलाफ FIR करने वाले लोगों के खिलाफ फिर आप लोगों ने FIR की, फिर मियाँ साहब अंदर हुए, तो उसके मतलब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और बाशऊर अंदाज में, जी शऊर अंदाज में लोगों को फैज़याब करने के लिए जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। जो कि आर्टिकल 148 की बात कर रहे हैं, हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आइन कहता है, भुट्टो साहब का आइन कहता है, वो आप उस पर अमल दरामद करें या दीगर ममालिक के मॉडल्स को फॉलो कर लें, कॉमनवेल्थ के किसी मुल्क के मॉडल को फॉलो कर लें या एक काम कर लें। कमीशन की भी बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सहाफ़ियों पर मुश्तमिल, रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल और तमाम सियासी पार्टीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो नुमाइंदगान हो, उन पे मुश्तमिल एक कमीशन बना दें। फैक्ट्स एंड फिगर्स और रिसर्च की बुनियाद के ऊपर, एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर आप फैसला कर दें कि जनाब क्या होना चाहिए लोगों के लिए जो बेहतरी का सबब बने। एक मेगा सिटी, उसके 5 डिसीजन मेकर्स हों, कहाँ से होगा?
आप कोई भी मेयर हो, किसी भी शहर का हो, उसके पास इख्तियारात होने चाहिए, लोगों को फैज़याब होना चाहिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग मिलना चाहिए। और कैसे होगा वो? बिल्कुल, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है, आपके मुतालबात बेसिकली हैं क्या और तब्दीलियां क्या चाहते हैं, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन आफ्ताब साहब की तरफ मैं जरा जाना चाहूंगी। आफ्ताब साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है वो आपने भी सुनी होगी और जवाब भी सुना होगा इस्माइल राऊ साहब का। बताइएगा, ये जो साजिश की बात की जा रही है कि इस एहतजाज के पीछे कोई साजिश है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, साजिश है या नहीं है, मैं तो उस गहराई में नहीं जाता। मेरा तो बड़ा सिंपल सा वो है कि जी एक एहतजाज है, और वो एहतजाज इसलिए है कि जो 2013 का बल्दियाती निज़ाम है उसको भी बेहतर होने की ज़रूरत है, और अब जब उसको लेकर आ रहे हैं तो उसको बेहतर करें। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आयशा, कि पहले मुझे इसका इतना एहसास नहीं होता था। जब से मैं MNA बना हूँ मुझे ये एहसास बड़ी शिद्दत से होता है कि बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, बल्दियात के मुंतखब लोगों के पास पावर होनी चाहिए ताकि वो मसाइल हल कर सकें जो बेगली कूचे के मसाइल हैं। अब आप मुझे बताएं कि मुझे कौमी असम्बली के लिए मुंतखब किया आयशा, और मुझसे सुबह और शाम और रात को गटर का ढक्कन मांगा जा रहा है। आप मुझे बताएं कि कैसे हो, कितना बड़ा जुल्म है कि कानून बनाने के लिए आपने मुझे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भेजा है और मैं गटर के ढक्कन के चक्कर में पड़ गया। अगर बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा, नाजिम और डिप्टी जो चेयरमैन या मेयर मजबूत होगा, काउंसलर मजबूत होंगे, तो ये शहर तरक्की करेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा, सूबा तरक्की करेगा। इसमें देखिए, हो सकता है कि आपका मेयर हो पीपल्स पार्टी का, ये कोई लिख कर आया कि ये MQM का होगा या PTI का मेयर होगा, ये किसी का भी मेयर हो सकता है। अगर आपने डिलीवर किया होगा, लोग कहेंगे यार पीपल्स पार्टी के लोगों ने डिलीवर किया, हम इनको, इस हुकूमत ने डिलीवर किया, हम इनको मुंतखब करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन की बुनियाद पर जो भी लोग मुंतखब होकर आए है, उनके पास इतनी ताकत तो हो कि वो अपने मसाइल हल कर सके, वो अपने बल्दियाती अपने इलाके के स्कूलों की हालत ये को बात बेहतर मैंने आपसे इसलिए पूछी कि क्योंकि बिलावल साहब को नजर आ रहा है कि इसके अंदर कोई साजिश है इस एहतजाज के अंदर। लेकिन अब जो इनका अपना एहतजाज होने जा रहा है 27 फरवरी से जो ये मार्च करने जा रहे हैं, आप तो इसको फिर नहीं समझेंगे ना कि वो कोई साजिश के तहत हो रहा है। बहरहाल ब्रेक का टाइम हो गया, इसका जवाब ब्रेक के बाद मैं आपसे लूंगी। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आफ्ताब साहब के लिए एक सवाल छोड़ के गई थी कि बिलावल भुट्टो साहब को इसमें साजिश नज़र आ रही है इस एहतजाज के अंदर, तो फिर जो अपना वो एहतजाज करने जा रहे हैं, जो मार्च निकालने जा रहे हैं, तो कहीं PTI गवर्नमेंट उसको भी तो ये नहीं समझेगी कि वो भी किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। जी आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा देखें, बात ये है कि जो बिलावल साहब का ख्याल है, बिलावल साहब को चाहिए था उस ख्याल का जो है ना इज़हार भी कर देते कि जी क्या साजिश नज़र आ रही है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा जो बात अब आप बात करना चाहते हैं, आप बैठना चाहते हैं, आप जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप जो है पार्लियामेंट की जमातों के साथ भी मुज़ाकरात कर लें, इसमें साजिश किया है। फिर आप कह सकते हैं कि देखिए जी हमने तो इनके साथ बैठे थे, इनसे बातचीत की, हमने इनकी तजावीज़ मांगी हैं, हमने इनको डिबेट की दावत दी है, हम इनकी तरफ से हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो। तो फिर तो अगर उसके बावजूद अगर कोई आदमी एहतजाज करता है तो फिर तो आप कहेंगे कि ना ये साजिश है। अच्छा, साजिश की मतलब जहाँ तक इनका सवाल है, देखिए मैं आपको एक बताऊं कि हम पीपल्स पार्टी चाहती क्या, मुझे ये समझ नहीं आई। पहले पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि जी ये धांधलीशुदा इलेक्शन के जरिए आए, कभी कुछ कहती थी, अब एक मौक़िफ़ नहीं है इनका, और उसके बाद वो चेंज करते करते अब महंगाई की तरफ चले गए। अच्छा, महंगाई जो है इस वक्त आप बहुत अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपके पास सूबे की हुकूमत है, आप अपने सूबे के अंदर तो महंगाई को कंट्रोल कर ले। ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हैं कि आपके जो DC हैं, आपके जो AC हैं, आपकी जो कमेटियां हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, वो जो निकलें। आपके यहाँ जो आटा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, आपके यहाँ जो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, उसको कंट्रोल करें। कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको बेहतर करें, सूबे की तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, सेहत के निज़ाम को बेहतर करें। तो फिर तो हमें समझ में आता है आप अपने सूबे की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और महंगाई का मार्च लेकर आप कह रहे हैं कि जी हम महंगाई मार्च कर रहे हैं और हम जाके वो करेंगे। तो फिर मैं ये तो सियासी वो है, आप वक्त थोड़ा रह गया है, आपको चाहिए अपने सूबे की तरफ तवज्जो दें। तो हमें तो वहाँ ये साजिश नज़र आ रही है कि इन्हें पता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको डाइवर्ट करने के लिए कि जी ये हमारी वजह से हमारी
हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, ये वफाक की वजह से है। हालांकि वफाक का दिया हुआ फंड जो है वो आज तक पता ही नहीं चला कि कहां लगाया गया। कितने हजार अरब रुपए जो थे पिछले 10 साल में इनको मिले, वो कहां लगाए। कराची की सूरत हाल आपके सामने है, अंदरूने सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। तो हमें तो साजिश वहां नजर आती है कि वहां कौम को बेवकूफ बनाने की साजिश है, वहां पे लोगों को बताने की कि जी महंगाई हो गई, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं है। और यहां पर कोई साजिश नहीं है, यहां तो आपको ओपन वो कहा जा रहा है कि आए बैठे इस चीज को बेहतर कर लें। हमारा आपसे क्या लड़ाई है, हम तो ये कहते हैं कि जी आप समझे ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं से बात करें। इस्माइल राऊ साहब जी, आप सुन रहे हैं आफ्ताब साहब की बात, वो कह रहे हैं कि आप महंगाई के लिए मार्च करने जा रहे हैं, तो पहले आप सूबे के अंदर तो महंगाई को कंट्रोल कर लें। हमें सबक सिखाने से पहले अगर बहुत खुशी होती तो अगर ये जरा वहाँ भी बात कर लेते कि भाई महंगाई हुई क्यों है पूरे मुल्क के अंदर, क्या महंगाई फकत सिंध के अंदर है? अगर फकत सिंध के अंदर होती बाकी के पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के कैपिटल सिटी में महंगाई ना होती तो फिर हम समझते कभी सिंध हुकूमत की वजह से डॉलर कहाँ पहुंचाया है, उसकी जो इतना रुपये डीवैल्यू हुआ है वो सिंध हुकूमत ने किया है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जाके पहुंची हैं वो सिंध हुकूमत ने किया है, गैस की कीमतें अव्वल तो है ही नहीं, अगर है तो उसकी कीमतें कहाँ पहुंची हैं वो भी सिंध हुकूमत ने किया है, बिजली की कीमतें कहाँ पहुंची हैं वो भी सिंध हुकूमत ने किया है। ये आप समझते हैं, इनको पता है कि जिम्मेवार महंगाई का कौन है। अब लोग इनके बोझ बर्दाश्त करने के लिए इस महंगाई का नहीं है, इसीलिए ये सारा किया जा रहा है कि उधर अपोजिशन ने ऐलान किया है कि अब जी जो इस हुकूमत की नाअहली है, नालायकी है, उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा, उनको निकाल के बाहर करेंगे। यहाँ सारा वो सिलसिला किया जा रहा है जो चेयरमैन साहब ने बात की है। दूसरी बात, ये जो इंतकामी कार्रवाई की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की सूरत में इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन नहीं रखती। इंतकामी कार्रवाइयां जितनी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पीपल्स पार्टी के साथ हुई है वो ट्रैक रिकॉर्ड है। पीपल्स पार्टी ठीक है, वक्त हमारे पास कम रह गया, मुझे रेहान हाशमी साहब का एक कमेंट लेने दीजिए। इंतकामी कार्रवाइयां भुगत रही है। ठीक है रेहान हाशमी साहब, वजीर आला सिंध ने भी अब कह दिया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वजीर आजम ने भी इस मामले का अब नोटिस ले लिया और वो भी ये कहते हैं कि कार्रवाई होगी जो भी जिम्मेदार सामने आया। तो आप मुतमईन हैं, एमक्यूएम मुतमईन है ये दोनों तरफ से अब जो वजीर आजम और वजीर आला ने जो नोटिस लिया इसके ऊपर, और तहकीकात होंगी? देखें, सीइंग इज बिलीविंग। आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ नज़र आएगा, धारस बनेगी। आप स्टेटमेंट तो हम सियासी स्टेटमेंट सुबह दोपहर शाम देते हैं, लेकिन उसकी नीयत में क्या मसला है ना। अगर आप नेक नियति के साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत है, अच्छा आगाज़ है। लेकिन जो चला गया और जो लोग तजलील का शिकार हुए, जो लोग तशद्दुद का शिकार हुए, वो मुदावा तो नहीं हो सकता ना किसी भी सूरत में। और बिल्कुल दुरुस्त करें, अगर आप सह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई तो आप दूसरों पे उसको इम्प्लीमेंट ना करें ना। और ये रिवाज, ये रस्म, ये ख़त्म करें पाकिस्तान के सियासी कल्चर से, क्योंकि बिलाखिर अगर सियासी कल्चर, सियासी मंजरनामा ही दुरुस्त नहीं होगा, साफ और शफाफ नहीं होगा, तो आप कैसे लोगों को तरगीब देंगे और लोगों के लिए रोल मॉडल के आपका पॉइंट आ गया और हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PSL 7 की और हमें ज्वाइन करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। एक ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 7 की, जिसका आज आगाज़ हो चुका है। PSL पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है और जब भी PSL का आगाज़ होता है या PSL चल रहा होता है तो पाकिस्तान में एक फेस्टिविटी का समा होता है और एक बड़ी खुशगवार सी डिस्ट्रैक्शन हम कह सकते हैं, जो रोज़मर्रा मामूलात लोग झेल रहे होते हैं उससे एक बड़ी अच्छी डिस्ट्रैक्शन लोगों को मिल जाती है, कुछ बात करने के लिए अच्छा मिल जाता है। तो इस पर बात कर लेते हैं कि कितना अहम अभी तक रहा है PSL पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के इवन इमेज के लिए, क्योंकि PSL में बाहर से खिलाड़ी खेलने के लिए भी आता है पाकिस्तान और हमने ये देखा है कि जब वो वापस जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक तरह से एम्बेसडर बन के जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि लोग किस तरह से स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी भी देखते हैं। तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदा बन रही है PSL और क्या उम्मीदें हैं कोरोना की वजह से जिस तरह से क्रिकेट मुतासर हुई है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शुरू हो गया है PSL, लगता है कितना अहम रहा है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी
और इवन पाकिस्तान की इमेज के लिए भी दुनिया भर में? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। पीएसएल होगा नहीं होगा, कोविड-19 के बादल मंडरा रहे थे पीएसएल पर, बड़े खदशात थे लोगों के, लेकिन बिलाखिर आज नेशनल स्टेडियम कराची में पीएसएल का आगाज हो गया और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर पीएसएल अभी नहीं होती तो इसके बाद कोई विंडो नहीं थी। और जिस तरह से ओमिक्रॉन के बहुत ज्यादा केसेस आए हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के, तो उन केसेस की वजह से कराची में सबसे ज्यादा है, तो लोग मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार कर रहे थे। लेकिन बिलाखिर आज से ये पीएसएल शुरू हो गई। दुआ करें कि बेशतर लोगों के कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए, क्योंकि कुछ लोगों के, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के 4 क्रिकेटर्स के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए, वसीम अकरम का पॉजिटिव आया, शाहिद आफरीदी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपना असर तो दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज पीएसएल का आगाज हुआ। और आप देखें गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान आए, ज्यादातर 22 क्रिकेटर्स जो है उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है जो इस पीएसएल में हिस्सा ले रहे हैं, और भी क्रिकेटर्स आएंगे, कुछ अपनी नेशनल ड्यूटीज पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशाइन बात है, वरना 6 फरवरी 2016 को जब ये पीएसएल शुरू हुई थी दुबई में, तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये ब्रांड बन जाएगा और 7वीं पीएसएल हम कामयाबी के साथ मुनक्किद कर सकेंगे। तो हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स कि इतने अच्छे तरीके से इस मरतबा फिर इसको शुरू किया गया। बस दुआ करें आयशा कि कोविड के जो बादल मंडरा रहे हैं वो कहीं बरसने न लगते। यही मैं सवाल करने लगी थी, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि पीएसएल कोविड से, इवन और भी बड़े इवेंट्स जो हैं वो कोविड से मुतासर हुए हैं, और अभी भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ खिलाड़ियों का पॉजिटिव आ गया है टेस्ट, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाएंगे और अपना क्वारंटीन उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। तो आपको लगता है मतलब जो बायो बबल बनाया गया है या जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं, इनको क्वालिटी को देखते हुए कि ये मुकम्मल कर लेंगे अच्छे तरीके से, कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासिर तो नहीं हो जाएगा हमारा पीएसएल? वो कहते हैं ना आयशा के दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो गुज़िश्ता बरस तो आपको पता है पीएसएल जो थी बीच में रोक दी गई, और फिर उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में जब मार्च में रुकी तो जून में जाकर वहां मुकम्मल हुई। उससे पहले 2020 में भी पीएसएल के मैचेस कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से कुछ प्लेयर्स के जो है वो मुलतवी किए गए। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खासे सख्त इकदाम किए हैं, जो एसओपीज है वो बड़े सख्त हैं। गुज़िश्ता बरस एक होटल में जहाँ टीम ठहरती थी वहाँ आम जो लोग थे वो भी ठहर रहे थे, लेकिन इस मरतबा पूरे का पूरा होटल लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 6 फ्लोर्स 6 मुख्तलिफ टीमों के लिए मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा जो स्टाफ है, जो उसके अलावा होटल का स्टाफ भी घर नहीं जा रहा, जो अंपायर्स हैं, जो रेफरीज हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो भी होटल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसओपीज बड़े सख्त हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तंबीह की है, उसके लिए पेनल्टीज रखी हैं कि अगर माइनर ब्रेक डाउन करते हैं प्लेयर्स तो 5 से 25% मैच फीस, उसके बाद अगर कोई उससे बड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, कोविड को ब्रीच करते हैं, तो फिर उस सूरत में एक कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जबरदस्त हो गया। अच्छा बेग साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट ने बड़ा बुरा टाइम भी देखा है। एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान अपनी होम क्रिकेट यूएई में जाकर खेलता था। पीएसएल ने किस तरह से किरदार अदा किया है पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी में? कितना क्रेडिट जाता है पीएसएल को? जी हाँ, पीएसएल ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। देखिए ना, जब 2016 में मैंने पहले भी कहा आयशा ये शुरू हुई थी, तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये पीएसएल जो है इतनी कामयाब हो जाएगी और हम इसको भारतीय आईपीएल से कंपेयर करेंगे, कम्पीट करेगी। तो यकीनन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल फायदा हुआ है, और नौजवान क्रिकेटर्स को, क्योंकि कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पीएसएल के जरिए आए हैं मंजर आम पर, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो फहीम अशरफ हो, बेशुमार क्रिकेटर्स। एक बड़ी ऑलमोस्ट हमारी इस वक्त जो टीम के अंदर हैं वो मोस्टली पीएसएल के ही प्रोडक्ट्स हैं। जी, शादाब खान को देखें, वो भी पीएसएल से आए। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो T20 क्रिकेट है जो पीएसएल में होती है वो फन की क्रिकेट होती है, 3 घंटे की फिल्म होती है कि जिसमें छक्कों और चौकों की बरसात होती है, असल क्रिकेट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस जो पौधा नजम सेठी ने लगाया, अगर उनको क्रेडिट न दिया जाए तो सरासर ज्यादती होगी। उससे पहले ज़काशफ ने शुरू किया था पीएसएल को का आइडिया, और उन्होंने बल्कि एक लोगो भी तैयार करा लिया था, एक तकरीब भी हुई थी लाहौर के एक्सपो सेंटर में। लेकिन फिर ज़काशफ चले गए तो नजम सेठी ने उसको अमली जामा पहनाया। तो मैं समझता हूँ क्रेडिट इन सब लोगों को जाएगा। और अब 7वीं पीएसएल हो रही है, दुआ करें कि कामयाबी के साथ 27 फरवरी को
ये लाहौर में अपने इख्तिताम को पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआ है कि बड़े ज़बरदस्त मुकाबले भी हों, इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले और कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा असर अपना ना दिखाए। इस मरतबा आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत लग रही है, किसकी सपोर्ट में है आप? देखिए आयशा, अगर हम बात करें पीएसएल की तो ये तो T20 क्रिकेट है, और T20 क्रिकेट में अगर देखा जाए तो आप किसी भी टीम के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि ये टीम कामयाब होगी। कोई बड़ी टफ क्रिकेट होती है, कोई भी एक अच्छा ओवर, कोई भी एक जिसमें 2-3 विकेटें गिर जाएं, कोई भी एक ऐसा अच्छा ओवर जिसमें बैट्समैन छक्कों और चौकों की बरसात कर दे, वो टीम के लिए फायदेमंद होता है। तो मैं समझता हूँ टीमें सारी बैलेंस्ड है, और कोविड के असरात अगर टीमों पर मुरतब न हुए तो फिर आप देखिएगा एक कंपटीशन बड़ा टफ होगा। आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम मध्य मुकाबले है कराची किंग्स के। मुल्तान सुल्तान्स अपने दिफा का एजाज हासिल कर रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह कि अब तक पीएसएल जो 6 पीएसएल हुई है, कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन टीम जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम रही है। चाहे पहली पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, तो उसके बाद जो दूसरी पीएसएल हुई इसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम जीत गई, तीसरे में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथे में कोयटा ग्लैडिएटर्स, 5वें में कराची किंग्स। लाहौर कलंदर्स नहीं जीती बेग साहब अभी तक, इस मरतबा चांस लग रहा है। देखिए लाहौर कलंदर्स की टीम बड़ी बैलेंस्ड है। उन्होंने एक नया कप्तान, यंग कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाया है। फिर उनको राशिद खान जैसे जो इस वक्त टॉप के स्पिनर हैं T20 क्रिकेट में, उनकी खिदमात हासिल है। मोहम्मद हफीज हैं उनके पास, तजुर्बाकार बेन डंक है कि जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी पिछली से पिछली पीएसएल में। तो उनकी टीम बड़ी बैलेंस मुतवाज़िन है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि T20 क्रिकेट है, चाहे जितनी मजबूत टीम क्यों ना हो, कोई भी बुरा दिन उसकी शिकस्त का सबब बन सकता है। बिल्कुल, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन खिलाड़ियों को हम एक दूसरे के साथ अपनी क्रिकेट में खेलते हुए देखते हैं, जब हमारी क्रिकेट टीम बनती है नेशनल क्रिकेट टीम, वो इस पीएसएल के दौरान आमने सामने होते हैं। जैसे बाबर और रिजवान की जोड़ी बड़ी मशहूर है, लेकिन आज वो एक दूसरे के हरीफ बनकर खेल रहे हैं। तो ये कितना ज़बरदस्त होता है और कितना इंटरेस्टिंग होता है देखना। देखिए अपनी अपनी फ्रेंचाइज को आयशा, हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि उसकी फ्रेंचाइज जीते, क्योंकि बड़ी भारी इनामी रकम होती है पीएसएल की फातेह टीम के लिए। तो जब पाकिस्तान की जानिब से खेलते हैं तो यकजा होकर खेलते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के मुखालिफ आते हैं तो एक दूसरे की कमजोरियों से भी बखूबी वाकिफ होते हैं, जिसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये अलग बात है क्योंकि वो अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस से लॉयल होते हैं क्रिकेटर्स, तो ये अलग बात है कि वो एक साथ पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन जब अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जोश, जज्बा, वलवला मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं करूंगी, आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ये अच्छे तरीके से मुकम्मल होना पीएसएल का ये जो एडिशन है 7th, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है और कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि उनके कुछ खिलाड़ी घबरा रहे हैं आने से। तो ये अगर कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है तो आपको लगता है कि आसान हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए आना? जी, बड़ा टेस्टिंग है पीएसएल 7 का इनेकाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अगर ये कामयाबी के साथ होता है तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि इस साल ऑस्ट्रेलिया की टीम 1998 के बाद 24 बरस बाद आ रही है पाकिस्तान। फिर उसके अलावा इंग्लैंड की टीम भी 2006 के बाद आ रही है, 16 साल बाद। तो और फिर उसके अलावा और भी पाकिस्तान की दीगर सीरीज है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टेस्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लिटमस टेस्ट जिसे कहे तो बेजा ना होगा कि इसको अच्छे तरीके से मुनक्किद करते हैं बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की राहें मजीद हमवार होंगी इंशाअल्लाह। हमारी भी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग के 7 एडिशन से मुतालिक हमसे बात कर रहे थे। आज से आगाज हो गया। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने है। लेट्स सी कौन सी टीम जीतती है, और उम्मीद हमारी ये है कि टीम कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की हो, पीएसएल की हो। इसके साथ ही वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।